जी आगे जरा बात अब सरहद के पार की भी करते हैं और सरहद पार आज की जो बड़ी खबर है वो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को लेकर है। और खबर यह है कि चीन और पाकिस्तान की यारी एक बार फिर सामने आई है और तकरीबन 512 मिलियन यूएस डॉलर्स का सौदा तय पाया गया है, जिसके बाद चीन ने पाकिस्तान को हॉविजर तोप समेत कई अहम तरीन हथियार दिए हैं, जिनमें DF-17 जेट एयरक्राफ्ट का सामान भी है। S-400 देने की भी बात हुई और ये उस वक्त किया जा रहा है जब भारत की तरफ से चीन से मुकाबला करने के लिए सरहदों पर कई अहम हथियार लगाए गए हैं। और उसके मुकाबले में अब माना जा रहा है कि जो दिफाई जराया है उनका मानना है कि चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत पर प्रेशर टैक्टिक चला रहा है। ताहम ये किस हद से देखा जाए, कैसे इस पूरे मामले को देखा जाए, इस पर जरा गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ पठानिया साहब ज्वाइन कर चुके हैं जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और हालात भारत पाकिस्तान और चीन पर गहरी नजर रखते हैं। पठानिया साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ऐसे देखा जाए तो रूटीन में साइन हुआ है MOU, रूटीन में दो देशों ने हथियार खरीदे हैं, लेकिन जब मैं इसको बड़े कैनवस पर देखता हूं और साउथ एशिया की पॉलिटिक्स के साथ जोड़कर देखता हूं तो ये ट्रायंगुलर फाइट जो है, चीन की ये ताज़ा कोशिश को हम कैसे देखें, क्योंकि बहुत सारे आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं जो डिफेंस को जानते हैं उनका मानना है कि ये जनाब एक और वॉर गेम का एक हिस्सा है कि पाकिस्तान को ऐसे हथियार दो ताकि वो भारत के खिलाफ भी उसे इस्तेमाल कर सके और एक प्रेशर बनाया जाए भारत पर ताकि चीन अपना मंसूबा पूरा कर सके। क्या वाकई तौर पर एक मंसूबा है या दोनों देशों के बीच रूटीन डिफेंस डील है? देखिए गौर साहब, चीन जो है एक बहुत ही एम्बिशियस नेशन है और वो सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को भी वो पीछे छोड़ना चाहता है इकोनॉमिकली और मिलिटरीली, ये उसका लक्ष्य है। ये लक्ष्य को अचीव करने में जो सबसे बड़ी बाधा उनके सामने आ रही है वो है भारत, क्योंकि भारत भी एक उभरती हुई महाशक्ति है। अभी अगर हम बात करें अपने रिलेशनशिप की पाकिस्तान के साथ, तो पुरानी कहावत है कि दोस्त का जो दुश्मन होता है उसको दोस्त बनाने में अच्छा है, क्योंकि इंडिया अगर दो फ्रंट के ऊपर लड़ता है तो ये इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा। उसको इंडिया को अपने अपने जो आर्म्स हैं उनको एक्वायर करना पड़ेगा, अपनी फौज की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, उनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिकली ये चाइना हमें ब्लीड करना चाहता है ये, और आप देख ही रहे हैं कि इस समय अगर हम लद्दाख की बात करें या अरुणाचल की बात चले, हमारा जो फ्रेश डिप्लॉयमेंट वहां पे हम मेंटेन कर रहे हैं उसमें करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। तो इकोनॉमिकली वो हमें ब्लीड करना चाहता है और पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से उसके चंगुल में फंस चुका है। CPEC जो उन्होंने अपना चाल चलाई थी उसके अंदर उसको रैंसम पे होल्ड कर रहे हैं। तो ये चाइना की जो स्ट्रेटेजी है ये चलती रहेगी, ये हमें इकोनॉमिकली ब्लीड करेगा एंड दिस स्ट्रेटेजी विल बी फर्दर सपोर्टेड बाय narco terrorism and the terrorism which China is again trying to spread in our Jammu and Kashmir. अभी आपने देखा यहाँ पे सीज फायर वायलेशन होती थी। पाकिस्तान इकोनॉमिकली इस हद तक टूट चुका है कि वो एफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो लगातार हर दिन सीमा पे फायर करे। चाइना उसको भी इसमें सपोर्ट करेगा, टेररिज्म में भी सपोर्ट करेगा, नैर्को टेररिज्म में भी सपोर्ट करेगा। और पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी कि इंडिया को हमने 1000 कट में ब्लीड करना है, उसको और स्ट्रेंथन करके वो इंडिया के ऊपर दबाव जो है बनाए रखना चाहता है। अच्छा जी, अब ये तो बड़ी बात आपने बता दी कि ये मिलिट्री आई की बात है, लेकिन अब जरा टेक्निकली ये जो चीन की तरफ से मेड इन चाइना हॉविजर्स वर्सेस K9 विजरा, इसे कैसे हम देखें? जो हमने फोरफ्रंट पर लगा दी है उसके मुकाबले में मेड इन चाइना कितना मजबूत? देखिए चाइना जो है एक नेशन है, वो विजनरी नेशन उसको बोल सकते हैं। वो 15-20 साल के नजरिए से अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, अपने डिफेंस कॉर्पोरेशन बनाता है। इससे पहले भी चाइना ने जो न्यूक्लियर इनकी जो डेवलपमेंट हुई थी उसके अंदर उन्होंने इसकी मदद की। मिसाइल टेक्नोलॉजी में चाइना पूरी तरह से इनकी मदद कर रहा है। पीछे आपने सुना होगा कि इन्होंने फ्रिगेट दिए हैं, जो इनके बेस्ट फ्रिगेट हैं वो दिए हैं इनको। इन्होंने अपने जो एयरक्राफ्ट हैं वो इनको दिए हुए हैं। तो ये
China also wants to become the exporter of the weapons. अभी पाकिस्तान इस समय नंबर 10 पे है दुनिया में जो इंपोर्ट करता है वेपन, और चाइना इस समय ये कोशिश कर रहा है कि वो वेपन एक्सपोर्ट करने में जितने से ज्यादा पैसा कमा सकता है वो करेगा। इसके लिए वो मिडिल ईस्ट कंट्री में भी नजर रखा हुआ है, बांग्लादेश को भी वो दे रहा है, पाकिस्तान को भी वो दे रहा है, जबकि उसकी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया नहीं है। लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे देश है उनको किसी तरीके से जाल में फंसा के, उनको डेप्थ ट्रैप में डाल के अपने जो वेपन है, दे मे नॉट बी दैट सोफिस्टिकेटेड बट देन दे विल अर्न द मनी। अभी अगर हम 512 मिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं तो ये चाइना के पास ही जाएगा ना जी, और यही पैसा घुमा फिरा के सी पैक में डालेगा और उनके ऊपर जो उसका डेप्थ ट्रैप का जो शिकंजा है वो ज्यादा कसता जाएगा। अच्छा जी, पठान साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, इसमें रशिया का पार्ट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड यूएसएसआर के बाद शायद ही कोई बड़ा अधिकारी पाकिस्तान के दौरे पर था। अब खबर यह है कि रूस भी अपनी एस्टैब्लिशमेंट को मजबूत कर रहा है और पाकिस्तान जाने के लिए पुतिन और दीगर लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक चैनल्स पर बहुत ज्यादा पेशरफ्त हो रही है। ये इसको कैसे देखा जाए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से? गौर साहब, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। देखिए, इस समय जो अगर हम वर्ल्ड का देखें, यूक्रेन और रशिया की प्रॉब्लम चल रही है। चाइना जो है कॉन्स्टेंटली ताइवान को थ्रेट कर रहा है, पीछे उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट भिजवा दिए थे वहां पर जी। तो कल को ये मान लीजिए कि एक लॉबी बन जाती है, नेटो एक तरफ हो जाता है, यूएसएसआर एक तरफ हो जाता है, नेटो और यूएसए की फौजें जो है वो उलझी हुई है यूएसएसआर के साथ, और उस अपॉर्चुनिटी को मद्देनजर रखते हुए चाइना जो है वो ताइवान पे फ्रंट खोल देता है। अभी पाकिस्तान और टर्की, उसको भी कुछ अपने एलाई चाहिए ना जी, तो वो इनको यूज करके अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको, अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको पूरा करने के बाद, तो मेरे हिसाब से तो हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि ये दोनों फ्रंट इकट्ठे खोलें। यूएसएसआर अगर ये होता है, नेटो कंट्रीज लेड बाय यूएसए, उनके अंदर अगर कल को वॉर होता है और उसी समय चाइना जो है वो अपना ताइवान पे अटैक कर देता है, तो इमेजिन कितना क्यास होगा पूरी दुनिया में। और यूएसएसआर उस समय, अभी तक तो यूएसएसआर न्यूट्रल था, लेकिन उस हालत में अगर नेटो उसके ऊपर अटैक करता है तो यूएसएसआर की जो पूरी सपोर्ट है रशिया की, वो सारी की सारी सपोर्ट चाइना के पास जाएगी। तो एक वो अजीब सी सिचुएशन बनेगी विच विल बी नॉट फॉर द गुड। अच्छा जी, पठान साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि कुछ डिप्लोमेटिक चैनल्स के लोग, कुछ आप जैसे डिफेंस के लोग, वो ये मान रहे कि जनाब ये एक और ब्लॉक जो बन रहा है ना वर्ल्ड के अंदर, ये बड़ा क्रूशल टाइम पे बन रहा है, नहीं बनना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं, चाहे कोविड हो ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मर्ज हो रहा है ब्लॉक, और ये वर्ल्ड ओपिनियन के लिए भी एक नया चैलेंज है कि उसको कैसे एनालाइज किया जाए, कितना खतरनाक है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव। क्या आप भी ये मानते हैं ये जो नया ब्लॉक बन रहा है दुनिया के अंदर, ये एक और पावर उभर कर सामने आएगा और बड़ी चीजें तब्दील होंगी आने वाले दिनों में? देखिए, अगर गौर साहब ये हो जाता है, मान लीजिए कल को ये जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं कि यूएस होना नहीं चाहिए, दैट इज ए विशफुल थिंकिंग, लेकिन अगर कल को नेटो यूक्रेन के अंदर रशिया अटैक कर देता है, नेटो उसको रिस्पॉन्ड करता है, ताइवान दूसरा फ्रंट खुल जाता है, रशिया उसमें कमिट हो जाएगा, और आहिस्ते आहिस्ते चांसेस ये बनेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 की जिसकी हम बात करते थे, दैट मे बी द फ्लैश पॉइंट फॉर दैट। और आजकल जो लड़ाई चल रही है ना, वो बेसिकली लड़ाई है आपकी इकोनॉमी, उसके अंदर आर्म एक्सपोर्ट इज वन ऑफ द मेन वजह जो है जिसके जरिए लोग पैसा कमाना चाहते हैं, और दूसरा है कि हम दुनिया में सुपरमेसी की जो रेस चल रही है। देखिए, पहले अभी बाइपोलर वर्ल्ड होके रह गया, पहले यूएसएसआर होता था, अमेरिका होता था, अभी उसकी जो जगह खाली हुई है वो चाइना उसको हासिल करना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो थोड़ा जल्दी काम कर रहे हैं। इस समय वो पोजीशन में नहीं है कि वो यूएसए को हटा के नंबर 1 पोजीशन बन जाए मिलिट्री और इकोनॉमिकली, लेकिन कल को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट के लिए कितने लोग उसमें तबाह होते हैं, कितने मुल्क उसमें तबाह होते हैं, ये जो बड़ी शक्तियां ये उसके बारे में नहीं सोचती। चलिए, बहुत